बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। यकीनन आज छुट्टी का दिन सब अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और हम आज आपके साथ एंजॉय करेंगे। इस दुनिया की तारीख़ में अगर देखें तो हज़ारों ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी वो जो कहते हैं कामयाबियों पे की वजह से अपनी कौमों का नाम रोशन किया है। लोगों की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका नाम दुनिया के बेहतरीन तरीन साइंटिस्ट में आता है। अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें जो इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर हैं, तो एक बड़े ही अजीम प्ले राइट थे। डिफरेंट ममालिक के जो डिफरेंट फाउंडर्स हैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारा मुल्क, ये प्यारा अजीम मुल्क, इसको बनाने वाले लोगों की अगर बात करें या इसके फाउंडर्स की बात करें या फाउंडिंग फादर्स की बात करें, तो सर फहरिस्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जैसी बेशुमार ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने हमारे मुल्क व कौम के लिए खिदमात की और अपना और ऑब्वियसली इवेंचुअली हमारे मुल्क को बना के अपना नाम रोशन किया। देखिए, अगर हम बात करें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो आप जानते हैं आज के दिन को मनाया जाता है एज़ योर बर्थडे। 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। आपकी शादी 16 साल की उम्र में लंदन रवानगी से पहले हुई। आपने लिंकन जिन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। आपने एज अ लॉयर बेशुमार ऐसी अचीवमेंट्स की जिसकी वजह से आपको बहुत शोहरत मिली। 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को आपने ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। आप पाकिस्तान के पहले स्काउट भी थे। आपने ये जिम्मेदारी 22 दिसंबर 1947 में कबूल की। 11 सितंबर 1948 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी पर्सनालिटीज़ दुनिया से तो रुखसत हो जाती हैं जिस्मानी तौर पे, लेकिन इन स्पिरिट वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे इन ग्रेट लीडर्स को याद रखना और उनको ट्रिब्यूट पेश करना हम सबका फ़र्ज़ है। व्यूअर्स, हमारे कायद का हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर लम्हे। हर नमाज में जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने कायद को दुआओं में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी के बेसिक असूल भी सिखाए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो फाउंडिंग फादर्स होते हैं, वो मुल्क बना देते हैं, लेकिन कायद आज़म हमारे लिए एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं। उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने के बहुत से असूल सिखाए। एज एन इंडिविजुअल एक अच्छा पाकिस्तानी होना तो अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी सिखाया। जैसे कि आपने जो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाई, जैसे कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो मैं सबको हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरी क्रिसमस विश करना चाहूँगी। अब कुछ लोग मेरी क्रिसमस, वो जो मेरी का वर्ड है, उस पर थोड़ा सा कतराते हैं, तो आज मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगी। मेरी MARY वाला मेरी नहीं है, हम हज़रत मरियम की बात नहीं कर रहे। मेरी MERRY का मतलब होता है लाइवली या सेलिब्रेशन, जिसको उर्दू में हम खुशी कहते हैं। तो जब आप किसी को मेरी क्रिसमस विश करते हैं तो एक्चुअली आप उसको कह रहे हैं कि आपको खुशियों भरी क्रिसमस मुबारक हो, जिसको हम फिर क्रिसमस मुबारक भी कह सकते हैं अगर उर्दू में कहना चाहें आप। व्यूअर्स, देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह भी बहुत अहमियत रखती है। अगर हम क्रिश्चियन नहीं भी हैं, जो अभी मुस्लिम्स देख रहे हैं टेलीविज़न को, तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ईद के मौके पे, रमज़ानुल मुबारक में हर हमारी खुशी में शामिल होते हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि कम से कम उनकी खुशी के मौके पे हम उनको विश करें और अपनाइयत का और प्यार का एहसास दिलाएं? हमारे झंडे को देखें, उसमें हरा हिस्सा तो है, लेकिन एक सफ़ेद हिस्सा भी तो है। वो सफ़ेद हिस्सा हमारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कायद ने, अल्लामा इकबाल ने क्यों एक सेपरेट नेशन का इंतखाब किया, क्यों कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है? क्योंकि व्यूअर्स, मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादती हो रही थी।
वहाँ पे हम माइनॉरिटी थे, हमारे साथ ज़्यादती होती थी, हमें बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, हमारी मसाजिद का एहतराम नहीं किया जाता था, हमारे रिलीजियस ओकेजन्स का की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। तो हमने पाकिस्तान बनाने की तरफ, हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान बनाने की तरफ कदम उठाया, जिसके लिए हम बड़े ग्रेटफुल हैं। तो क्या अब हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, अगर हम मुसलमान पाकिस्तान में मेजॉरिटी हैं, यानी कि ज़्यादा तादाद में हैं, तो क्या अपनी माइनॉरिटीज़ को प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, उनको ये महसूस कराना कि वो बराबर के सिटीज़न हैं, ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? देखें, अगर आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, सिख कम्युनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट और अहम है हमारे मुल्क में, हम किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, जब हम पाकिस्तानी हैं तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। ये एक इस्लामिक स्टेट है और एज़ मुस्लिम्स हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने मज़हब को प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करें और अपने सारे फ़राइज़ को अच्छे अंदाज से पूरा करें। लेकिन उन फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ ये भी है कि नॉन मुस्लिम्स को इज़्ज़त से, प्यार से ट्रीट करें। व्यूअर्स, आज इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई अपने सोशल मीडिया पे मेरी क्रिसमस भी लिख देता है तो लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, इतनी अजीब दकियानुसी बातें करते हैं। व्यूअर्स, किसी की खुशी में शामिल होने से क्या आपकी खुशी कम हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या नॉन मुस्लिम हो जाएंगे? नॉट एट ऑल। किसी को उनकी खुशी में विश करना एक अच्छी बात है। सालगिरह भी तो लोगों को विश करते हैं ना। तो हज़रत ईसा की सालगिरह पे अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम विश कर देते हैं तो इससे हमारी रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं कम होती, बल्कि हमारे क्रिश्चियन भाइयों के सामने इज़्ज़त मज़ीद बढ़ती है। और देखें, एक मुल्क है, एक झंडा है, जिसमें सफ़ेद हिस्सा भी है जो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए है, ग्रीन हिस्सा है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि सब की खुशियों में शामिल होना सीखें, दिल बड़ा करें। आपका मज़हब इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आपका ईमान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि किसी को विश करने से उसमें कोई कमी आ जाए। सो व्यूअर्स, दिल बड़ा करें, नॉन मुस्लिम्स को भी विश करें, मतलब हमारे क्रिश्चियन भाइयों को विश करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। सो हमारी तरफ से हमारे सारे क्रिश्चियन भाइयों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक, मेरी क्रिसमस। एंड अगेन MERRY वाला मेरी, जिसका मतलब है खुश होना, मतलब बेसिकली तो उसका उर्दू में मीनिंग खुशी है, और बल्कि मैंने लिखा भी हुआ था चीयरफुल या लाइवली, जिसका मतलब बेसिकली खुशी ही होता है अंग्रेज़ी में। सो जान के इसकी ट्रांसलेशन करके आज आपके साथ शेयर किया कि कोई भी कन्फ्यूजन अगर जहन में है तो वो क्लियर हो जाए। नो डाउट हर बंदे का अपना ओपिनियन है, अपनी राय है, लेकिन जो खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दें। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जब ईद का मौका होता है तो नॉन मुस्लिम्स अक्सर क्रिसमस का, ईद का कोई गिफ्ट या ईद का कोई केक या कोई इस किस्म की चीज़ हमेशा भेज देते हैं, और हम उनके हमारे त्यौहार को हमारे मजहबी ओकेजन को सेलिब्रेट करने पे उनकी चीज़ तो ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी में भी तो शामिल होना चाहिए ना। और कुछ नहीं तो विश तो कर सकते हैं, और अगर कोई आपको बुला ले अपने घर में सेलिब्रेट करने के लिए तो 2 लम्हे जाके उनके साथ सेलिब्रेट भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, हमारा सोशल मीडिया का पेज है मॉर्निंग एट होम, जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का पेज, फ़ोन नंबर है 042992000648, कॉल कर सकते हैं। किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ मेरी प्यारी सी दोस्त शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ बड़े गौर से बातें सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी आपके ड्रेस की, और ये कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। और बाकी आपने जिस तरह बात की दिल बड़ा करने की, तो मेरा भी पैगाम यही है कि हमारा जो पाकिस्तान बनने का जो एक एम था, जो एक मकसद था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और हमारा दीन जो है वो यही हमें सिखाता है कि हमारे अखलाक अच्छे हों, हम अच्छे तरीके से पेश आए। जान देखो, अगर हमारे साथ बुरी हुई एज माइनॉरिटी, हाँ जी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हमने एक सेपरेट आज़ाद मुल्क लिया, और हमारे कायद ने भी तो यही कहा था कि सब जाएं और अपनी अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत करें, आपके पास फ्रीडम है। आपके कायद ने भी ये बात आपको कही। एंड एज मुस्लिम्स एज वेल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का दर्स देते थे। ऑफ कोर्स हमने, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज मुस्लिम कि आप हर इंसान के साथ अच्छी तरह पेश आए। कितने नॉन मुस्लिम्स ने कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल किया? मुसलमानों के रवैये, एटीट्यूड और सोच की वजह से। तो ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल बने
कि हर बंदा आपके मजहब की तरफ कन्वर्ट होना चाहे, बोलने से नहीं, अपने अमाल अमाल से। से। और अगर किसी ने आपके साथ बुरी की में, तो व्यूअर्स आपका फ़र्ज़ है कि फिर आप माइंडफुल हों और दूसरों के साथ वो रवैया ना अख्तियार करें। खैर, आज कायद आज़म की सालगिरह है, हम वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं हमारे लिए इन पाकिस्तान। सो किचन में आज आप बना क्या रही हैं, सिर्फ ये बता दें। ब्रेक की तरफ जाएंगे तो किचन में मिलके बनाएंगे दोनों जी बहनें, बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं इंजीर का हलवा। सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ जी व्यू से। बिल्कुल, और दूसरा मेन कोर्स जो है उसमें हम शिमला मिर्च और चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला मिर्च चिकन बना रहे हैं। कीमे के साथ या नहीं, चिकन के साथ। प्रॉपर चिकन के Proper पीसेस के chicken साथ। अच्छा, आपको पता है मैंने शिमला मिर्च कीमा खाया हुआ है। अच्छा। शिमला मिर्च और चिकन या शिमला मिर्च और गोश्त, जिस तरह मटन बीफ कभी नहीं खाया। तो मटन और बीफ भी कैसे बना सकते हैं विद शिमला मिर्च? जी बिल्कुल, ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा करते हैं व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तैयबा जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सीखना भी ज़रूरी है। और आज के दिन तो जो लोग अपने घर में मीठा बना रहे हैं वो इंजीर का हलवा ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। बल्कि मेरे लिए भी ये दोनों चीज़ें बनाना आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी सीखें, मैं भी सीखती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बानी है पाकिस्तान की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब उनकी सालगिरह है, क्रिसमस का भी मौका है, तो मीठा बनाना तो बड़ा ज़रूरी था। तो अंजीर का हलवा जी जो इन्होंने मुझे समझा दिया कि मैंने क्या करना है, तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स सिर्फ मीठा तो नहीं होता ना, साथ में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। हलवे में ये पूरा जाएगा या नहीं, थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून हम बचा लेंगे। बस ठीक है। और उस साइड पे अनियंस को ब्राउन कर रहे हैं। जी। दोनों चीज़ें आपके सामने साथ साथ करेंगे व्यूअर्स। रेसिपीज बताऊं? आप रेसिपी बताएं। मैं सिर्फ इसमें अभी देसी घी डाल के जी। थोड़ा सा इलायचियों को कड़कड़ाएंगे, उसके बाद सूजी को डालेंगे व्यूअर्स। जब सूजी थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो उसमें जीर डालेंगे। जी बिल्कुल। रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। सबसे पहले हम शिमला मिर्च का बता देते हैं। शिमला मिर्च के लिए मुर्ग का गोश्त 1 किलो, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च आधा किलो, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, दही 1 कप। तो शिमला मिर्च चिकन के लिए जो है, हाँ जी ठीक है, सारा ही डाल जी ऐड कर। ये गर्म हो गया, इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। 2 मिनट में सूजी ऐड कर। और इसके लिए शिमला मिर्च चिकन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम जो प्याज है उसको ऑयल में ब्राउन कर लेंगे। उसके साथ हम चिकन ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से उसकी चिकन की भुनाई कर लेंगे कि वो हाफ कुक उसके साथ ही हो जाए। और फिर उसमें हम टमाटर ऐड करके सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो ऐड कर देंगे और उसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। और साथ में जो है वो आप दही भी ऐड कर दें ताकि वो अच्छी तरह जो है चिकन उसके साथ कुक हो जाए। और उसके बाद जब चिकन ड्राई हो जाएगा मसाले की भुनाई करके, हम उसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ कप से भी कम। तो उसमें ऐड करके इसको हम दम पे पकाएंगे और जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे। और हलवे की तरफ आ जाते हैं। इंजीर का जो हलवा है उसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। इंजीर 1 कप, सूजी 1 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, नट्स 1 कप, घी 1 कप और दूध का पाउडर 1 कप, यानी जो ड्राई मिल्क है वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे पहले जिस तरह हमने घी में जो है इलायची ऐड की थी उसके साथ इलायची को कड़कड़ा लिया जी करें। बिल्कुल, और साथ सूजी हमने ऐड कर दी है। और जब ये लाइट सा इसमें गोल्डन कलर आएगा तो इसके साथ हम चीनी ऐड करेंगे और साथ ही हम इंजीर ऐड कर देंगे। और इंजीर का भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी ब्रेक में यही कह रही थी कि एक प्रॉब्लम है, मैंने एक तो दफ़ा इंजीर का हलवा ट्राई ज़रूर किया है, मुझे इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि देखिए इंजीर बड़ी सख्त होती है। तो जब आप अंजीर को चॉप करके डालते हैं इस तरह से तो वो मोटे मोटे पीस मुंह में आ रहे हैं। बिल्कुल, इसको डालने का तरीका यही होता है कि आपने इंजीर जो है उसको रात भर के लिए भिगो देना है पानी के अंदर और उसी पानी के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड ऐसे करना है कि आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे पता चले, क्योंकि देखिए हम सूजी ऐड कर रहे हैं बीच में, तो पता चलना चाहिए कि इंजीर का हलवा है, हल्का हल्का सा वो नज़र आएगा। बाकी ये मैंने गार्निश के लिए रखे हुए हैं। और इसमें चीनी और इंजीर ऐड करने के बाद हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, जो नट्स हैं वो ऐड कर देंगे, तो हलवा बिल्कुल तैयार है। आपने बस थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेना है। अच्छा, अब इसको किस स्टेज पे हमने बस थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए कलर, इसका खुशबू आने लग जाएगी सूजी की,
खुशबू तो मुझे आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं। अच्छा, सूजी की एक बात है व्यूअर्स, सूजी का हलवा जब सिर्फ बनाते हैं ना, जी। तो एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए, वो ये है कि थोड़ी सी जो कच्चापन रह जाता है ना, वो मज़े का नहीं लगता। बिल्कुल। आई डोंट नो, मुझे तो सूजी का हलवा थोड़ा ब्राउन ही अच्छा लगता है, और अगर उसमें बंदा थोड़ा ड्राई मिल्क या एक्चुअल मिल्क डाल दे। अच्छा, अब इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देंगे, जस्ट अ फ्यू, ताकि वो उसका क्रंच आ जाए। ये बाकी हम ऊपर चीनी से ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे सारी। जी। हमने चीनी ऐड कर दी, और नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट इसमें हम इंजीर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करके। ठीक है, बीज आ गए, मैंने कहा वो निकाल लो जरा सा। लाइए। अच्छा जी, आपका वो काम हो गया, मैं यहाँ पे कुकड़ी डाल देती हूँ चिकन को, क्योंकि हमारे प्याज ब्राउन हो गए। ये साइमल्टेनियसली बड़ी आराम से चीज़ें हो जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना देते हैं, इतना मुश्किल बना देते हैं खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। एंड आई थिंक इंसान अगर मिलजुल के काम करे ना, देखिए लोग कहते हैं कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है, मैं तो कहती हूँ साथ खाना पकाने से भी प्यार बढ़ता है। अब ये देखिए ना, इंजीर को आपने डाल दिया, अब आपने उसको थोड़ा सा 2 लम्हे के लिए आपने उसको कुक कर लिया। जी। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि सूजी जो है ना वो पक बस जाए, ज़्यादा- क्योंकि वो जब पक जाएगी तो उसके बाद, एंड ऑल्सो इंजीर की एक बात होती है, वो ज़रा लेसी लेसी सी हो जाती है। तो अच्छा, इसके बाद हमने जो शिमला मिर्च चिकन बनानी है, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? इसके अंदर नेक्स्ट हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए इसके साथ। थोड़ा सा इसको हम जी, ब्राउन ठीक होने देंगे, उसके बाद टमाटर डाल देंगे। और ये सारा मसाला इसका मैंने कच्चा अच्छा, लेकिन अगर मटन या बीफ बना रहे हैं, चिकन तो आपको पता है कि हल्के तो 2 सेकंड में ही रेडी हो जाता है। बिल्कुल। एज इन जी, मटन को यही है कि मटन आप पहले गला लें, और अगर कीमा भी आप बना रहे हैं तो सेम यही है, जिस तरह अभी हमने प्याज के साथ हम कीमा ऐड कर देंगे और सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको जो गला लेंगे ना, वो बस उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, आज फिर मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूँगी। पिछले दिनों में बहुत सी मैंने अजीबो-गरीब क्या परेशान करने वाली स्टोरीज़ जो हैं, ये पहले मसाला डालूँगी जी पहले जी, वो, हाँ पहले मसाला डाल दें, कोई मसला नहीं। साथ टमाटर ऐड कर देंगे। अगर आप चीज़ें अपने पास व्यूअर्स मेजर्ड और रेडी रखते हैं ना, तो आपको कभी भी मसला नहीं होता। मसला तब होता है जब एंड टाइम पे आप चीज़ें निकाल रहे होते हैं। मैं तो घर पे जब भी कुकिंग करती हूँ, जब कभी मौका मिल जाए गलती से, तो ऑनेस्टली तैयबा जी, मैं सारी चीज़ें जिस तरह आप सेट पे रेडी नहीं रखती, मैं इसी तरीके से ना अपनी सारी चीज़ें रख लेती हूँ। चलो अगर मेजर नहीं भी की होती तो एटलीस्ट सारी चीज़ें सामने और होती। काम करने का तरीका भी जुगन यही है कि हम मीज़न प्लास इसको बोलते हैं, ये हमारा सारा सेटअप जो है वो रेडी, और आप देखिए कितना टाइम लगेगा। अभी दोनों चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। हलवा तो लोग ऑलमोस्ट रेडी चढ़ते है। हैं ना किचन में, ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा भाई। टमाटर, प्याज, हरा धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बड़े ही आराम से मतलब पहले रेडी कर सकते हैं। जब आपने एक बार पहले रेडी कर दी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, राइट? इट जस्ट मेक्स लाइफ ईजियर। अच्छा, हलवे के अंदर नेक्स्ट क्या डलेगा? बस तैयार है हमारा हलवा, सर्व करेंगे इसको हम। इसमें डिश पाउडर आउट नहीं करेंगे। डालना, चिकन जी, वाइट पाउडर मिल्क मुझे लगा हमने ऐड कर दिया। भूल गई। ये पाउडर भी चला गया इसके अंदर, पाउडर मिल्क। और क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया था, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे क्या, इधर भी पानी डालेंगे थोड़ा सा हम? हाँ जी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे ना, ताकि ये चिकन जो है कुक हो जाए उसके साथ। वैसे तो आप इस पाउडर को भी पानी में मिक्स कर सकते थे बिल्कुल। और डाल सकते थे। और साइडें ज़रूर उतारा करें। हलवे में अक्सर वो जला जला टेस्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि हम साइडें नहीं उतार रहे होते। जी बिल्कुल। ये लीजिए जी। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, जो हमारी इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके बस कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो कुक हो जाए। और कितना पानी? बस बहुत है, क्योंकि टमाटर भी है ना, अभी वो भी ड्राई होंगे तो उसके साथ ये कुक हो जाएगा। ये ले। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून इसमें घी जो है वो और ऐड कर देंगे ताकि इसको फिर हम डिश आउट कर सकें थोड़ा भून के। बिल्कुल, क्योंकि वो घी सारा उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है ना। जी, तो it just हमने makes- वो मिल्क ऐड किया ना, ड्राई मिल्क, उसकी वजह से। और
अच्छा, और मज़ीद इसमें हमने अब क्या करना है चिकन के अंदर? चिकन के अंदर बस चिकन कुक हो जाएगा, इसकी भुनाई करके मसाले की तो हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और वो भी दम के ऊपर जो है वो कुक हो जाएगी। मतलब शदीद क्विक एंड ईजी रेसिपी, जी, इतना बिल्कुल। कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। बिल्कुल। तो आपका फिर मेन कोर्स भी रेडी है और आपका जो है वो मीठा भी साथ साथ तैयार हो गया। कितनी देर लगे? हार्डली 15 मिनट। मतलब 15 मिनट भी नहीं लगे मेरे ख्याल से। बट वो ये ना कि हमारी तैयारी पहले से थी, अब हम इस डिश में निकालेंगे किस डिश में? ये निकाला मैंने हलवे के लिए। बिल्कुल सही। इसको साफ कर लेते थोड़े हैं, से wash आप किया। अब जिस दौरान आपकी ये चीज़ें डन हो रही होती हैं, आप थोड़े से नट्स काट लें, थोड़े पिस्ते, थोड़े बादाम। रेडी? जी, बस थोड़े से बादाम हम इधर ऐड कर देंगे, बाकी गार्निश के लिए ऊपर ऐड कर देंगे। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बट याद रखिएगा एक चीज़ जो अक्सर लोग करते हैं, हलवा गरम गरम उतार के फ़ौरन ही एक चम्मच मुंह में डाल लेते हैं। थोड़ा सा व्यूअर्स ख्याल करें, जी। इट्स मतलब मुंह जल जाता हाँ है। जी। और ये वो वाला हलवा है जिसको आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता एक टाइम पे। जी। डन? और हाँ जी, डन। ये लीजिए जी। अब व्यूअर्स, इससे ज़्यादा आसान और क्विक हलवे की रेसिपी क्या हो सकती है? सर्दियों की तो चीज़ ही सबसे बेहतर है। सर्दियाँ गर्मियाँ और हलवा तो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, बट मतलब इससे ज़्यादा आसान सिचुएशन क्या हो सकती है? मतलब फ्यू मिनट्स के अंदर आपकी चीज़ सही। सिर्फ आपने एक इसकी प्रेपिंग करनी है और वो ये है कि आपने इसको पहले से अंजीर को सोक करना है, रात को भिगो अदरवाइज के यू आर डन। ये लीजिए, अब इस पे अंजीर लगाएंगे हाँ हम। जी, जीर लगा देंगे और बादाम ऐड कर देंगे गार्निश के। क्या बात है। ज़रा मैं भी अपनी सांस मारूँ ना थोड़ी सी। आपको पता है ना, मुझे बड़ा शौक है अपनी सांस मारने का। और बात ये कि व्यूअर्स, अगेन क्विक इजी रेसिपीज़ दैट यू कैन मेक एट होम। मुझे पता है कि आजकल के ज़माने में हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के इस तरह की चीज़ें करें, जी। बट अगर इनके क्विकर तरीके आप सीख लें तो मसला क्या है फिर? मेक्स लाइफ वेरी इजी। और जिस तरह बच्चे नहीं खाते जुगन, ये देखें बेस्ट तरीका है उनको इंजीर खिलाने का कि आपने और मिक्स इंजीर करके ग्राइंड करके ऐड कर दी। सेहत and के that's लिए it। आपकी इतनी अच्छी है। जी। ये लें जी। अब मतलब आई मीन आई कांट थिंक ऑफ ए क्विकर रेसिपी देन दिस। यहाँ पे आपकी चिकन भी ऑलमोस्ट डन होने को है। थोड़ा सा अब इसका मेरे ख्याल से हम फ्लेम कम कर देंगे। जी। और इसके अंदर अब हमने कब डालना है शिमला मिर्च? बस ये थोड़ी सी गल जाए चिकन तो फिर हम ऐड कर देंगे और बाकी वो उसको 10-15 मिनट उसको दे देंगे 10 दम मिनट पे। ज़्यादा ज़्यादा, बिकॉज अगेन शिमला मिर्च को कुक होने का कोई भी टाइम नहीं बिल्कुल, चाहिए होता। एज इट इज़ भी आप डाल के लिटरली 5 मिनट में वो अपनी स्टीम में ही बन जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। बट रॉ भी बहुत अच्छी है। अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। तो जहाँ पे आलू कीमा बनाते हैं, मटर कीमा बनाते हैं, गोभी गोश्त बनाते हैं, पालक गोश्त बनाते हैं, वहाँ पे ये भी बड़ा अच्छा शिमला option है। मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ बात करेंगे क्रिसमस की भी, एंड ऑफ कोर्स हमारे कायद की सालगिरह है तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब बात करेंगे क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। सो आज हमारे साथ पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, एमपीए साहिबा है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हमारे साथ सोनिया आशिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी। जी वालेकुम सलाम। मेरी क्रिसमस। थैंक यू। मेरी क्रिसमस टू यू टू। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि आज का दिन हम ऑफ कोर्स अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को, सारी मुस्लिम कम्युनिटी, सारी बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी है, वो सब विश करती है मेरी क्रिसमस। तो मुझे ये बताइए कि आज के दिन के हवाले से आप हमें समझाएंगी कि क्रिसमस का मतलब क्या है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए? क्रिसमस बहुत 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 स्पेशल फेस्टिव है, इवेंट है, ओकेजन है हमारे लिए, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट की बर्थ का डे है। तो ये आप जैसे हमारे लिए ईद मिलादुन्नबी होता जी, है, जी, जी। उस तरह आपके लिए क्रिसमस होता जी बिल्कुल है। ऐसे ही समझ आ है। गई। ओके। तो ये जीसस क्राइस्ट की बर्थडे है
और आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी रंग व नस्ल का इंसान है, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया में जो है मोहब्बत का पैगाम फैलाता है और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। और पैगाम मोहब्बत का ही है जी। कि सब मिलजुल के सेलिब्रेट करें। बात यह कि मैं जैसे कह रही थी कि देखिए, किसी के त्यौहार का हिस्सा बनना आपके ईमान को कमज़ोर नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बनाता है, राइट? ऐसे ही है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग पाकिस्तानीज, अब नॉट एज मुस्लिम्स बट एज पाकिस्तानीज, कि हर कम्युनिटी की सेलिब्रेशन में एटलीस्ट उनके लिए खुश तो हो। बिल्कुल अगर हिस्सा बनने में आपका दिल नहीं मानता, ओके, लेकिन एटलीस्ट बी हैप्पी फॉर देम। बिल्कुल ठीक। ईद के मौके पे क्या आप कम खुश होती हैं मुस्लिम्स के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, आप भी तो- हम भी इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जिस तरह मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे जो वो ईद पर भी अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो इसी तरह ईद पर भी अपने लिए सब कुछ पाकिस्तान कर की रहे तो होते हैं। खूबसूरती ये है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें कितनी रंगो नस्ल के लोग जो हैं वो बसते हैं। बिल्कुल। और आप भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी जी, के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मौके पे स्पेशली फिर आप क्या एफर्ट्स करती हैं? इस मौका पर जो क्योंकि है देखिए ना, वो बहुत हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक ट्रेजिक बात ये, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो रिलीजन को देख के जॉब नहीं देते या हायर पोस्ट पे नहीं जाने देते। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 10 सालों में ये चीज़ चेंज हुई Changes है, आए लेकिन पहले इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। और हंसी मुझे इस बात की आती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जब CEO बाहर के ममालिक से क्रिश्चियन आते हैं या हिंदू आते हैं, किसी और मज़हब के आते हैं, तब तो सब बड़ी उनकी वाह अहमियत करते हैं, और होती है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को हमें पुश करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और हमारे क्रिश्चियन भाइयों में, जिस तरह मुस्लिम भाइयों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो नहीं अफोर्ड करते, तो फिर आपकी क्या हालांकि एक्टिविटीज़ होती हैं? आप इस बात के साथ एग्री करेंगी कि क्रिश्चियंस ही हैं जो एजुकेशन को पाकिस्तान में लाने वाले हैं। क्रिश्चियंस ही हैं जिन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, क्रिश्चियंस ही हैं जिन्होंने हेल्थ को प्रमोट किया, मेडिकल को प्रमोट किया। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीछे जा चुके हैं। लेकिन आपने मेरी एफ़र्ट्स पूछी तो कोशिश कर रही हूँ कि अगर खुदा ने मुझे मौका दिया है तो मैं कुछ ना कुछ कर सकूं इनके लिए, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए, और कर भी रही हूं। जैसे कि मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई है जॉब कोटा के लिए, एजुकेशन कोटा के लिए, तो काम कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी होंगी। क्रिसमस के मौके पे फिर आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि आप जिस पोजीशन में हैं, आपने अपना भी देखना है और फिर अपनों को भी देखना है बिल्कुल। जो आपकी मसीही भाई बहन है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस फील्ड में आकर जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, आपकी फ़ैमिली बहुत इग्नोर होती है। और चूँकि हमारे 2 बेटे हैं और रात को फिर हम क्रिसमस की कुछ इस तरह मसरूफियात होती है कि पहले हम रात को क्रिसमस की इबादत जैसे करते हैं। हमारी चांद रात होती है, तो आपकी भी उस तरह हमारी क्रिसमस ईव हम क्रिसमस उसको ईव कहते होती है, हैं। हाँ जी। और हमारी रात की इबादत होती है, इसके बाद सुबह की इबादत होती है, फिर जो है वो सारा दिन आपको पता है कि इसी तरह रूटीन में सबको मिलना मिलाना ये सब चलता रहता है। अच्छा, लेकिन आपके मसीही कम्युनिटी में पैसे नहीं दिए जाते, तोहफे एक्सचेंज होते हैं, राइट? गिफ्ट्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जब तस्वीरें भी देखते हैं या ऑनलाइन वीडियोस भी देखते हैं, मैं जब बाहर भी होती थी तो लोग पैसे कम देते थे एक दूसरे को, ज़्यादा ये सिस्टम होता था कि गिफ्ट्स दिए जाते थे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं। सेंटा क्लॉज वो गिफ्ट्स हाँ, लाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बच्चों की ईदी के बगैर जो है वो कोई भी त्यौहार, कोई भी ईद अच्छा जी, मुकम्मल लो जी, नहीं बच्चे होती। वसूलते हैं आपसे ईदी कि जी। दूसरे गिफ्ट दे दे, आप ईदी हाँ दे। जी, ईदी भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए। ले। ये दोनों चीज़ें तो चलती डबल है। हो गई हो ये गई। डबल हो गया। ऐसे ही है। अच्छा, देन उसके अलावा जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जब इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, कुछ उसको भी एक्सप्लेन अच्छा, करेंगे? क्रिसमस ट्री का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 16th सेंचुरी में जर्मन में जो था, लूथरन्स ने इसको जो था वो डेकोरेट किया था, और कई ज़ुबानों में इसको सिंबल ऑफ पैराडाइज ट्री भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो ट्री है ये सिर्फ एक डेकोरेशन की हद तक है। आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है जब आप अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, आप अपने घरों में लाइट्स ऑन करते हैं,
आप अपने घरों में डेकोरेशन की चीज़ें लगाते हैं, तो ये आपकी एक क्रिसमस मुकम्मल लगता है आपको। सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम इसको सिंबल ऑफ क्रिसमस इसलिए कहते हैं कि इसके साथ आपकी क्रिसमस की तैयारी जो आपको मुकम्मल लगती है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बचपन की फेवरेट क्रिसमस की याद जब छोटी थी? क्योंकि देखिए, ईदें, क्रिसमस, ये तो बचपन की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हम बड़े हो जाते हैं, खाने देखने हैं, तैयारियां देखनी है, बच्चों को तैयार करना है, और हम हमेशा कहते हैं ना कि ये बच्चों के ओकेजन्स होते हैं। तो आपके बचपन की सबसे प्यारी याद क्या है? मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड एट माई फैमिली। अच्छा, लाडली। हाँ जी, वेरी पैम्पर्ड बेबी जिसको कहा जाता है कि आप बहुत स्पेशल होते हैं। तो इसलिए मेरा तो हर क्रिसमस ही स्पेशल रहा है। तो हर एक से ईदी लेना, गिफ्ट्स अलग लेना, और पेरेंट्स को जो है वो पता होता है कि इसको हमने जो है ना नाराज़ नहीं करना। अच्छा, किसी लेकिन भी हाल कौन में। सा घर है, होता है ना जिस तरह हमारे मुस्लिम्स होता है कि एक घर होता है जहाँ पे सारे जमा होते हैं, तो आपकी फैमिली में किसके घर सब जमा होते हैं? होता है ना कि किसी एक बड़े के घर क्रिसमस लंच, वो क्रिसमस ईव का खाना होता है, फिर कुछ लोग क्रिसमस का लंच रखते हैं, होता है ना जिस तरह दो तो होती हैं चीज़ें। तो आपकी फैमिली में कौन से घर कौन से टाइम पे किधर कौन जाता है? मेरी मम्मा जो है ना वो बड़ी मेहमान नवाज हैं। ओके। मेरी मदर बहुत मेहमान नवाज है, इसलिए हमेशा पूरा ख़ानदान जो है वो हमारे घर में इकट्ठा होता था। अभी भी यही हाल है, क्योंकि अब और तो वो खुद भी फ़ोन in-laws का भी करके तो सिलसिला होगा ना? बिल्कुल, अभी जो है ना मेरी मदर अभी भी सबको फ़ोन करेंगी, खाला को बुला लिया, ये फुप्पो को बुला लिया, आपने खाना हमारे साथ खाना है, आपने ये लंच हमारे साथ करना है, डिनर हमारे साथ करना है। वो बहुत मेहमान नवाज है। अब चूँकि शादी हो गई है तो अब मेरी ये रीत बन गई है कि मैंने सबको दावत देनी होती कि आपने मेरी तरफ आना है। अम्मी आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। ओह हाय, अम्मी की क्रिसमस ने इन्होंने हाईजैक कर ली इस लड़की ने। वेरी बैड सोनिया, बट होता है ना। जी, जी, और बिल्कुल। बड़े ना ये हैंडओवर करते हुए जिम्मेदारी बड़ा फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि है। यार मतलब हाँ। ये तो हमारी तरफ होता था। हाँ। बट ऑब्वियसली एक जिंदगी का सिस्टम है कि बिल्कुल, कोई एक घर बन जाता है गढ़। और आपको पता है कि आप जब घर में सबसे छोटे होते हैं ना, और जब आप कामयाब हो जाते तो आपके पेरेंट्स आपसे इतना खुश होते हैं, फिर आपकी पहले तो बातें मानी जाती, फिर और ज़्यादा मानी जाती कि अब ये एक स्टेज पे है तो इसकी बात को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, खाने पीने में क्या बनता है? जैसे कि क्रिसमस केक का कॉन्सेप्ट, बाहर के ममालिक में तो ये होता है कि एक क्रिसमस केक का बड़ा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा टर्की। टर्की का एग्जैक्ट टर्की इथो किथो मिलता है, बट इतना हाँ। महंगा मिलता है पाकिस्तान में कि बड़े कम लोग अफोर्ड करते हैं। डेफिनेटली, जैसे कि हमारी एक रवायत है ना, मुल्क की रवायत है, सवैयाँ बनना, खीर बनना, तो इसी तरह क्रिसमस पे भी इसी तरह से है। और मज़ेदार खाने बनते, कबाब हो गए, पाए नहीं, हो बट गए। देखिए हर बंदे के घर में कुछ मखसूस चीज़ें बनती हैं। जैसे हाँ। ईद जब हम अपने घर में करते हैं, और जब सारी फैमिली आती है, हम पाए भी बनाते हैं, निहारी भी बनाते हैं, क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। बिल्कुल ये ऐसे दो चीज़ें बनती ही बनती बनती हैं। उसके अलावा फिर बाकी आलू गोश्त, बिरयानी, पुलाव या वट। आपके घर में कौन सी मखसूस चीज़ें बनती हैं जिसकी ईद पे पता है कि ये बननी बननी एक तो क्रिसमस पे पाए भी के साथ नाश्ता होता है, वो लाजमी होता है। अच्छा। और दूसरा जो है वो गजरेला बनता है, जो गाजर की खीर होती है वो लाजमी बनता है। फिर मेरी फेवरेट डिश होती है कि मैंने चिकन बिरयानी, जो सिंधी चिकन बिरयानी, वो खानी है। मेरे हस्बैंड को जो है वो सिंपल खाना पसंद है, वो कहेंगे सिंपल सा एक पुलाव बना दो। मतलब हर एक को मद्देनज़र रख के फिर मेड को कहा जाता है कि आपने ये चीज़ें जो है वो बनानी आपने ये बनानी है, हाँ, मैंने जी। ये बनानी है, मिलजुल बिल्कुल के ऐसे ही, ऐसे एक ही। चीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें जो एक नॉर्मल मामूल की एक रूटीन की चीज़ होती है, तो रात को भी चर्च आया जाता है और फिर सुबह भी जाया जाता है। ऐसे ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने अपने खुदा के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आप रात की इबादत करना चाह रहे, कुछ लोग जो वो रात की इबादत कर लेते, फिर वो कहते हैं अब सुबह हम रेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग है जो रेस्ट रात को कर लेते, फिर सुबह की इबादत। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैंने रात की इबादत करनी है और सुबह की भी। आज चूँकि मैं प्रोग्राम में हूँ तो आज मेरा मॉर्निंग चर्च जो है वो मिस हो गया, अब मैं बाद में अटेंड करूँगी इसको। वंडरफुल। सो दैट्स अच्छा। और चर्च में क्या मामूलात होते हैं? इबादत तो होती है, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन चर्च में भी एक सेलिब्रेशन का समा होता चर्च में भी एक सेलिब्रेशन होती है, वर्शिप होती है, कैरल्स होते हैं, सरमन होता है जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ पे होता है। फिर इसके बाद सबके साथ पूरी जो हमारी कॉन्ग्रीगेशन होती है उनके साथ केक कटिंग की जाती है, क्रिसमस केक कटिंग। अच्छा, क्रिसमस केक बनता है आपके घर में? जी बिल्कुल बनता है। और ये क्रिसमस केक उस दिन नहीं बनता, ये पहले से बनाया जाता है? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप रात को बना लेते हैं या एक दिन पहले बना लेते हैं, इस तरह से। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ना कुछ 2 हफ्ते पहले बना के
फिर उसके अंदर एक शीरा सा डालती रहती हैं और उसको सोक करती हैं। और कुछ लोग तो 3-3 महीने पहले करते हैं। बाहर के ममालिक में क्योंकि अल्कोहल आम होती है तो रम डाली जाती है और बार बार डालते हैं, राइट? जी जी नॉट जी जी, मिस्टेकन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बात ये कि व्यूअर्स मज़े की बात देखें कि हमारे जिस तरह मुस्लिम के त्यौहार में और क्रिश्चियंस के त्योहारों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा, शायद हमारे वतन की वजह हम से। नाते पढ़ते बिल्कुल ऐसे हैं, ही। हमदे बारी ताला पढ़ते हैं, आप लोग क्रिसमस कैरल्स करते बिल्कुल हैं ऐसे ही। और उसके अलावा एक वर्शिप होती है, वर्शिप होती है, सरमन होता सरमन है, होता ऐसे ही आप में भी है। सरमन लाजमी देते हैं। बिल्कुल। हमारे मौलाना हजरात, हमारे मौलवी साहब जो है वो सरमन देते हैं। इस तरह हमारे पास्टर्स, हमारे फादर्स, बिशप्स जो है वो सरमन प्रीच करते हैं और मकसद बताते हैं कि आज के दिन हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। क्या आप लोग नॉन मुस्लिम को भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी सेलिब्रेशन में? बिल्कुल। नॉन मुस्लिम कह रही हूँ, नॉन क्रिश्चियन को डेफिनेटली। जुगन, अगर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ना तो आपने ये सोच कर बुलाया कि आज हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है सोनिया आशिर के साथ करना है, जो कि क्रिश्चियन लेडी है। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, वो इस बात को याद रखते हैं। और इस वक्त मैंने जितने मुस्लिम्स लोगों के साथ केक काटे ना, शायद मैं इतना चर्चेज़ में भी नहीं गई अभी तक। लोग बुलाते हैं आपको, आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये बहुत स्पेशल फेस्टिवल है। मेरी जान, और हर इन्हीं चीज़ों से तो अपनायत पैदा अपनायत पैदा होती देखिए, है। हम बात करते हैं एक नेशन होने की। यहाँ पे मैम ऑब्वियसली आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी सालगिरह है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, हमारे कायद ने ये हमें एक फ्री नेशन दिया था जहाँ पे फ्रीडम है हर मजहब को सेलिब्रेट करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रैक्टिस करने की। उन्होंने मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है। कायद-ए-आज़म साहब की बेशक आज बर्थडे है और उसको भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। फाउंडर है हमारे कंट्री के। तो उन्होंने ये बात बड़ी खूबसूरत की कि इस मुल्क में हर रंगो नस्ल का इंसान जो वो आज़ाद है, चाहे वो मसीही है, चाहे वो मुस्लिम है, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। और खुदा का शुक्र है कि अब बहुत ज़्यादा जो अवेयरनेस होती जा रही है और ये चीज़ें जो है वो फॉलो की जा रही हैं इस बात को। क्योंकि एक टाइम था जब लोगों को समझ नहीं आती थी कि क्या करें, कन्फ्यूजन होती थी। आज का प्रोग्राम करने का एक मेजर रीज़न, और ये पहली दफ़ा व्यूअर्स नहीं कर रही, हर साल एक क्लैरिफिकेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये प्रोग्राम करते हैं कि देखिए व्यूअर्स, एक झंडे के नीचे हम सारे बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें उस इक्वालिटी को भूलना नहीं चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिगार्ड। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी को एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदाज से जिएं, और ना ही हम क्रिश्चियंस को कह सकते हैं कि आप मुसलमानों की तरह जिएं। बिल्कुल। लेकिन हमारे भी तो हर त्यौहार, हर ओकेजन पे आपने हमेशा हमारी सपोर्ट की है। चाहे ईद हो, मुहर्रम में जितना एहतराम क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है, कम ही मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा। हम इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो इस मुल्क का हर एक मज़हब जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के लायक है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात को बहुत फॉलो करती है। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे मुहर्रम जब आते हैं हमारे, तो हम उसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि ख़ुद भी जो है वो बहुत सी माएँ खुद साथ चीज़ें बांट रही होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती आ रही है बात, ये अभी नहीं हुई, ये रीसेंट नहीं है। और बाय द वे दिस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तानी मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं और मुस्लिम स्टेट है, इसलिए ये चीज़ें व्यूअर्स अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। हम बहुत सी चीज़ों के बारे में अपनी राय डेवलप कर लेते हैं रिसर्च के बगैर, पढ़े लिखे बगैर। चीज़ को पढ़े, अंडरस्टैंड करें, कोई बात करता है उसके ऊपर तशखीस करें। देखिए, खोज करना, तशखीस करना, अपने माइंड को एक्सपैंड करना तो हम सबका फ़र्ज़ है एज ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपने जो भी राय फॉर्म करनी है करें। राइट मैम? बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और आप जब हम कैमरा से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको कहा आप प्रमोट करती हैं। आपने कहा मैं प्रमोट करती हूँ, लेकिन अब मैं प्रूफ के साथ प्रमोट करना शुरू हो गई। तो ये बात बिकॉज बात ये ना कि मुझे ना लास्ट ईयर किसी ने कहा कि मेरी क्रिसमस नहीं कहना, मैं घबरा गई। अब ऑन एयर जाने लगी थी, मैंने कहा क्या मतलब, क्यों नहीं कहना? रैंडमली किसी ने कहा, मैं घबरा गई। कर मैंने कहा क्रिसमस मुबारक। मैंने कहा एक्चुअली ये टर्म तो नहीं है। हम जिस तरह ईद मुबारक कहते हैं तो हमें सारी ईद मुबारक कहते हैं, हैप्पी ईद तो नहीं कहते। शायद वेस्ट में कहते हैं, बट यूजुअली तो हम यहाँ पे ईद मुबारक कहते हैं। तो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरी क्रिसमस कहती है तो हम क्यों ना कहें? मैंने कहा कि ओके। फिर मैंने इस बार शो शुरू करने से पहले रिसर्च किया।
MERRY मेरी की बात हो रही है। मेरी का मतलब है जोवियल, खुशी मनाना। उर्दू में आप कोई भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल करके देख लें। तो मेरी का मतलब है हैप्पी, खुशी। तो आप मेरी क्रिसमस कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं एक तरह से आप उनको ईद मुबारक ही कह रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं, राइट, आसान लफ्जों में। आसान लफ्जों में। सो बात ये है कि इसमें हजरत मरियम की बात नहीं हो रही, जी, जिनको बिल्कुल। मेरी कहा जाता है, वो MARY है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेलिंग से व्यूअर्स बड़ा फर्क पड़ता है, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। ऐसे ही है। सो जो जिस अंदाज से अपने मज़हब को और अपने मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करता है, हमें चाहे हम मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मिल जाए सेलिब्रेशन में बड़ी अच्छी बात है, नहीं जी मानता ना मिले, लेकिन अगर आमना सामना हो तो विश तो कर दें। इससे आपकी इज्जत तो कम नहीं हो जाएगी और बल्कि ना आपकी ही इज्जत बढ़ जाएगी। बल्कि और देखिए कितने लोगों ने इस्लाम को कन्वर्ट किया या क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट किया, क्योंकि वो इंस्पायर हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंस्पायर मजहब से तभी होते हैं ना जब आपके अमाल बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप में कुछ है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मैम, एंड में आपकी विशेस हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, आज मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, और मैं ज़रूर अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, मैं आप सबों को जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहना चाहती हूँ। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हर एक मज़हब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो अमन का त्यौहार है, ये यीशु बादशाह की पैदाइश का त्यौहार है। और आज का त्यौहार जो है वो आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर में इसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट कीजिए, और अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम। ब्लेस यू, Thank खुश you, रहें, thank you आबाद very रहें, much. एंड May अ God वेरी bless वेरी you. मेरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बानी पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पे हमने एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हुए वापस आएंगे। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है। कायदे आजम 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक मालदार ताजिर पूंजा जिन्ना के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची और मुंबई से हासिल की। आपने 30 जनवरी 1883 को सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल में दाखिला लिया। इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी में दाखिला इसलिए लिया कि उसके मरकजी दरवाजे पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर था। उन्होंने हसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसल क़यादत फराहम की जिससे एक साफ व शफाफ जमहूरी अमल की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत ने दुनिया के नक्शे पर अपना वजूद कायम किया। आपने 1905 में अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। आप 31 दिसंबर 1919 को मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर मुंतखब हुए। कायदे आज़म एक इंतहाई लिबरल और रोशन ख्याल लीडर थे। आप हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद के सबसे बड़े पैगंबर थे और आप एक तवील अरसे तक इसी जद्दोजहद में रहे कि हिंदू अक्सरियत के मुल्क में मुस्लिम अक़लियत को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की ज़मानत मिल सके। लेकिन हिंदू लीडरों के तासुब और तंग नज़री की वजह से जल्द ही आपको अंदाज़ा हो गया कि हिंदू कभी मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देंगे। 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। 3 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। आप 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 में अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत और एक नई कौम का मुनफरिद अजीम कारनामा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हमेशा के लिए जिंदा और पाइंदा रखेगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
कायदे आज़म डे मना रहे हैं हम, बानी पाकिस्तान का दिन, और आज इस दिन पे बात करने के लिए और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले भाई ने, क्योंकि ये एक ऐसी प्यारी पर्सनैलिटी हैं कि जब भी हम हिस्टोरिकली कहीं फंस रहे होते हैं, ये हमें या तो गाइड करते हैं, वक्त हो तो आ भी जाते हैं, और एक्चुअली वन ऑफ दोज वंडरफुल पीपल जो हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए वक्त निकालते हैं। हमारी पीटीवी की फैमिली का हिस्सा, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस करवाया। अब तो कह सकती हूँ कि हमारे प्यारे और लाडले भाई, और आपने हमेशा इतना प्यार दिया भैया, एक्नॉलेज करना चाहिए। आजकल की दुनिया में कोई वक्त नहीं निकालता, आप निकालते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी आप भी, हमारी प्यारी सी दीदी, जो है तो हिस्टोरियन, लेकिन बड़े अरसे बाद हमने इनको वापस बुलाया, और हमें ज़्यादा बुलाना चाहिए क्योंकि बातें तो अच्छी करती हैं लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। हमारी प्यारी सी दीदी प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मुलाकात तो काफ़ी साल पहले हुई थी, लेकिन आप उसी तरह जवान की जवान। नहीं नहीं, वो आपको देखती ये मैं आपका मामला रोज कुछ, प्रोग्राम, ये क्या खा पी रही हैं, ज़रा हमें भी बता मैं दें। आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ ना, बस उसका है ऐसा। तो फिर अपना प्रोग्राम करने से मुझे भी कुछ ठीक लग जाना चाहिए जो मैं लग नहीं पाती। आप माशाल्लाह बहुत ठीक लग रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स आज का दिन 25 दिसंबर, सर क्या कहेंगे? जी, 25 दिसंबर का सबसे बड़ा हवाला तो कायदे आज़म का योम पैदाइश है। आज पूरी कौम पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान का 148वां जन्मदिन मना रही है, और दूसरा हवाला क्रिसमस डे का है। तो आज पाकिस्तानी कौम अपनी मसीह भाइयों के साथ मिलकर क्रिसमस की तकरीबात भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये दिन इन दोनों हवालों से बहुत अहम है। तो मेरा ख़्याल है कि जब 25 दिसंबर का दिन आता है तो नॉस्टैल्जिया बचपन से कायदे आज़म डे के हवाले से हम इसे याद रखते हैं। तो यकीनन याद भी रखना चाहिए एक ऐसी शख्सियत को जिसने हमें आज आज़ादी की नेमत से सरफराज किया, और हम बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर आज़ादी के साथ अपनी बात कर रहे हैं, अपने फाउंडिंग फादर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके एफ़र्ट्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मैडम जी आप क्या कहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लीडर होते हैं, कायदे आज़म बहुत बड़े लीडर जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं या हमारे लिए नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया के, भाई पूरी दुनिया में पूरी उनके दुनिया बारे में के- पढ़ाया पूरी जाता दुनिया है। के बहुत बड़े लीडर, और उससे बढ़ के वो- मैडम बड़े इंसान, उनके इसकी पैगाम तो कभी कोई कोई, सुने? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले वो इंसान, और उन्होंने जो अपने करैक्टर की, अपने किरदार की जो खूबियां जो उनमें थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी बात सुनी, उनके पीछे लगे, उनकी बात अब मानी। मैडम जी अगर आप देखें, हिटलर भी तो एक लीडर था ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या था, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि अच्छे उनकी अल्फाज में, औलाद हिटलर की तरह हो या हिटलर वाली सोच रखे। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमारे कायद पूरी दुनिया में उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, और उनके ऊपर इतनी रिसर्च की गई है और इतनी किताबें किताबें लिखी गई लिखी गई हैं, हैं, जी, नॉट जस्ट बाय पाकिस्तानीज। जी बिल्कुल। और जितना ट्रिब्यूट हम देते हैं, पाकिस्तानी हिस्टोरियन या उस्ताद या हमारी जनरेशन जो है, उससे ज़्यादा बाहर के लोग जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि स्टेनले वाटफोर्ड जो है, उनकी हर जगह कोर्ट की जब सुबह आने से पहले मैं टीवी ऑन किया तो उसमें भी उनकी एक जो है वो चल रही थी कि दुनिया में कुछ अफराद होते हैं जो कि तारीख बदलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि कौमी रियासत बनाते हैं। कायदे आज़म ने ये तीनों काम किए। कायदे आज़म ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री बदल दी, और मेरा ख्याल है कि 19 सेंचुरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है सोचा नहीं था किसी ने, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, और ये नहीं सोचा गया था कि ये कौम मुसलमान कभी आज़ाद होगी, एक नया मुल्क बनेगा, एक नई स्टेट बनेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। कायदे आज़म ने ये किया, दुनिया का नक्शा बदल दिया, और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क उभरा जिसका नाम पाकिस्तान है। क्या बात है। आपने जो है वो एक कौमी रियासत बनाई जिसका नाम पाकिस्तान में है, और वो सारी कौमों के लिए थी जो एग्जिस्ट कर रही थी। सबसे बड़ी बात थी, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, जो यहाँ पे कौमें रह रही हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं या जो ग्रुप जहाँ पे हैं। मैडम जी माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करना जी, चाहूँगी। प्लीज़। पाकिस्तान उस वक्त बना जब
पूरी दुनिया में जिस भी मज़हब के ज़्यादा लोग होते थे वो माइट इज़ राइट वाला मामला होता था, और वो सिर्फ अपने उस रिलीजियस का जो कम्युनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात करते थे। हमारे कायद ने ये कॉन्सेप्ट री इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि हर मज़हब ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया ही कि भाई दूसरे मज़ाहब की रिस्पेक्ट करनी है और उनकी खुशियों में खुश होना है और उनके दुखों में उनकी सपोर्ट करनी है। हमारे कायद ने अपनी ओपनिंग स्पीचेस के अंदर ये बात बार बार कही कि हर बंदा जो पाकिस्तानी है वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज, अपने ढंग से, अपने रिलीजन को अपने तरीके से फॉलो कर सकता है, एज लॉन्ग एज किसी और को डिस्टर्ब ना करे और किसी और के लिए कोई मसला ना खड़ा करे। किसी और के मजहबी मामलात में इंटरफेयर ना करें। एग्जैक्टली। जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, ये बात पाकिस्तान बनने के बाद की नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले भी है। तो उसकी एग्जाम्पल कायद आज़म के 14 निकात हैं। बिल्कुल। कायद आज़म ने फरमाया कि अगर मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो है वो कायम रहना चाहिए, तो वो तमाम जो हिंदुस्तान में कौमें एग्जिस्ट करें उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलना चाहिए, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड में ये दिया भी गया। फिर कायद आज़म ने कहा कि रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। कायद आज़म ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, उन्होंने कहा सारी कौमों के लिए जो हिंदुस्तान में रह रही हैं उन सब के लिए। जो उस वक्त जो असेंबली थी, इस वक्त असेंबली का लफ्ज़ बोला, मतलब 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है असेंबली का लफ्ज़ बोला जाता था। तो कायद आज़म ने कहा कि उन सब की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होनी मैम, चाहिए। बिल्कुल सही। जब तक जो है वो 75% कंसर्निंग कम्युनिटी के लोग उसमें अमेंडमेंट ना करना चाहिए, अगर उनका जो है वो कंसर्ट है तो तब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कहीं भी वहां से बात शुरू कर लीजिए, कहीं भी कायद आज़म ने जो है दूसरी कौमों को लेट डाउन नहीं किया, बिल्कुल उनकी बात को उसी तरह से प्रेफरेंस, क्योंकि मैडम हम जिस तरह खुद से बड़े कि लेट डाउन मुसलमानों हुए की थे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम exactly। खुद बड़े बुरे हालात में अपना मुल्क की तरफ गए थे उस वक्त। सच्ची बात है व्यूअर्स, हमारे पास ना फाइनेंशियल फैसिलिटी थी, ना ही हमारे ऐसे मामलात थे, लेकिन उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी। और जब उस नीड ऑफ द आवर को फुलफिल किया गया और हमें कायद आज़म ने पाकिस्तान का तोहफा दिया, आगे हम उसको कैसे लेके चल रहे हैं इस पे गौर करना भी ज़रूरी है। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले कायद की ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र। सर देखिए, जब मैडम ने अभी बात की स्टैनली वॉलपर्ट की, अमेरिकन प्रोफेसर, बहुत बड़े हिस्टोरियन, बहुत बड़े बायोग्राफर, उन्होंने कई लोगों की बायोग्राफी लिखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी लिखी, नेहरू की लिखी, कायद आज़म। अच्छा, उनकी किताब का जो दिबाचा है वो इन्हीं अल्फाज से शुरू होता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी कायद आज़म की, उसके अगरचे कई रुख थे, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट थी, उनकी जो स्ट्रगल थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। वो आइनी इदारे में रहकर अपनी जिद्दोजहद कर रहे थे। और देखें कि उन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में जब ये तय कर लिया कि हमने पाकिस्तान हासिल करना है, तो उन्होंने दुनिया का नक्शा भी बदला, उन्होंने तारीख़ का धारा भी चेंज किया और उन्होंने कौम भी तश्कील दी। जिन्ना डिड ऑल थ्री, ही अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ही मॉडिफाई द वर्ल्ड मैप एंड क्रिएट ए नेशन स्टेट। ये एक बहुत खूबसूरत और तरतीब है। इस सब चीज़ के अंदर अपनी इंसानियत और अपनी ह्यूमैनिटी को सफ़र नहीं करने थे, क्योंकि आपको पता है अक्सर लोग जब लीडर्स बन जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं, तो थोड़ी फेरोनियत भी आ जाती है। अब आप जो देखें- हमने कायद में एक सेकंड के लिए नहीं देखी, बल्कि हम्बलनेसी देखी, आजिज़ी ही देखी। जी जी। तो हम बात कर रहे थे माइनॉरिटीज़ के हवाले से, तो आप देखें कि पाकिस्तान बनने से 2 दिन पहले 12 अगस्त को, और उससे पहले एक दिन 11 अगस्त को, जो उनकी बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें माइनॉरिटीज़ के, या आप यूँ कह लें कि जो इस मुल्क में रहने वाले दूसरी मज़ाहब के लोग थे, उनके लिए जो उनकी बात है कि अब आप आज़ाद हैं अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, एक पहलू तो वो है। 12 अगस्त को उन्होंने जो सबसे पहली कमेटी तश्कील दी वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी, और ख़ुद वो उसको चेयर कर रहे थे। और वो इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने कंसर्न थे पाकिस्तान के शहरियों के इंसानी और बुनियादी हकूक़ के हवाले से, चाहे उसमें किसी भी मज़हब और मसलक के लोग हों। एक चीज़। दूसरा, आप देखें कि उनकी जितनी भी लाइफ है, आपने कहा कि उनकी लाइफ, एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो उनकी शख्सियत एक हमाजहती शख्सियत थी, मल्टी डायमेंशनल थी। वो लॉयर भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे, वो एक करिज्मेटिक लीडर भी थे, वो एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे। ये सारे पहलू। और अगर कहें कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, जी जी। जितना आपने यूथ को मोटिवेट किया, हाँ, आपकी एज में और जो जिन लोगों को हम यूथ कंसिडर करते हैं, बड़ा फ़र्क था। मोटिवेशनल की बात आप कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर थे काजी ईसा, वो कहते हैं कि ये कायदन चूँकि अमूमन अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर करते थे, तो कहते थे कि हमें समझ नहीं आती कि ये शख्स क्या कह रहा है,
लेकिन इफ ही सेज गो टू राइट वी गो टू राइट, इफ ही से गो हमें टू नहीं लेफ्ट पता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो लेकिन कह रहे हैं सही हाँ, कह रहे सही हैं। कह रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है। ये उनकी इस पे believe क्रिस्मेटिक करो लीडरशिप का एक था। और आप देखें कि अगरचे गांधी भी उस तरफ एक क्रिस्मेटिक लीडरशिप माने जाते हैं, लेकिन गांधी और जिन्ना का जब मुआवजना करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जिन्ना बहुत बड़े लीडर थे कंपैरेटिवली। दोनों लायर थे, दोनों ने बाहर से तालीम हासिल की, दोनों ने अपनी कौम को लीड किया, लेकिन जिन्ना की जो कमिटमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। वो आइनी जदोजहद के अंदर कभी उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया, गैर आइनी काम नहीं किया। और आप ये देखें कि 1906 में उन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया और फिर 1907 में वो पार्लिमानी लाइफ उनकी शुरू हुई, पार्लियामेंट का हिस्सा बने और 1948 तक 39 ईयर्स की उनकी जो ज़िंदगी है वो एज ए पार्लियामेंटेरियन है। तो इस प्राइम इंस्टीट्यूशन को किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया, रिप्रेजेंट किया और डिफेंड किया। उनकी आप स्पीचेस देखें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगरचे वो एक माइनॉरिटी लेवल के मतलब मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक जो उस हिंदुस्तान में महदूद लोग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट रहते हुए भी एक आज़ाद रुकन की हैसियत से जो डिबेट की जो बिल पेश किए वो एक्सेप्ट किए, इसलिए कि वो जो बात करते थे वो आर्गूमेंटिव होती थी, वो दलाइल पर मबनी होती थी। और दूसरी तरफ जो लोग थे, चाहे वो अंग्रेज़ थे या कांग्रेस थे, उनको वो मानना पड़ती थी ये बात। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक की तरफ जाने से पहले किचन में भी एक नज़र डालनी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सेलिब्रेशन का बेहतरीन फॉर्म खाना खाबे होते हैं। तो आइए किचन में देखते हैं। जी मेरी प्यारी दोस्त, जी सारा कुछ तो माशाल्लाह आपने रेडी कर दिए। तो मैंने क्या रेडी की है? सारा कुछ ऑन एयर बनाया आपने सारा कुछ। हाँ तो फिर वो आप खुद अपना काम किया करें ना। तो व्यूअर्स, शिमला मिर्च चिकन बिल्कुल तैयार है और उसके साथ हमने अंजीर का हलवा तैयार किया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी जान। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश है, बर्थडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, यूथ जो हमारे मुल्क का इस वक्त बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड जनरली ऑल्सो यूथ एक ऐसा एरिया होता है जिसको लोग कोई खास लिफ्ट नहीं कराते। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, चेंज मेकर्स होते हैं, लोग उन पे तवज्जो करते हैं, लेकिन हमारे कायद ने बहुत ज़्यादा फोकस किया यूथ पे और उन्हें इंस्पायर करने के लिए। जी मैडम। दुनिया में कोई भी तहरीक जवानों के बगैर नहीं चली, सही। ना कामयाब हुई। अगरचे मुस्लिम लीग 1906 में बनी और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरी, लेकिन 1937 के बाद पॉपुलैरिटी जो उसकी ड्यू पॉपुलैरिटी थी वो उसको मिली। 1937 के बाद हुआ ये था कि 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इलेक्शन करवाए और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पार्टी बेस पे इलेक्शन हुए। मुस्लिम लीग पॉपुलर पार्टी नहीं थी। हिंदुस्तान के 11 सूबे थे टोटल उस वक्त, जिसमें 8 सूबों में राइट अवे कांग्रेस जीती और जो बाकी 3 थे मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे वो प्रो कांग्रेस थे। मुस्लिम लीग किसी एक सूबे में गवर्नमेंट बनाने की अहलियत नहीं रखती थी। लम्हाए फिक्रिया लाजमी बात है, कायदे ने सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग इस तरह से बुरी तरह से नाकाम हुई। मतलब मुस्लिम अक्सरियत वाली जगह पे बिल्कुल सेंस नहीं बनती। पंजाब में यूनियनिस्ट है, बंगाल में क्रिश्चियन प्रजा पार्टी है, सेम के सिंध में और बाकी सूबों में। जब इसको सॉर्ट आउट किया होगा, लाजमी बात है, तो ये सोचा होगा इसको पॉपुलर कैसे किया जाए। कायद आज़म को हम जो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं, करिज्मेटिक लीडर कहते हैं। आप जीनियस थे, बहुत बड़े जीनियस। कायद आज़म बजाय इसके कि कहीं नाकामी के बाद हम जैसे लोग जो हैं डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ से उनके जो कायद की लीडरी है वहाँ से शुरू हो रही है 37 से ऑनवर्ड। उन्होंने अपनी नाकामी से आगे मामला शुरू किया और सबसे पहले देखा कि क्या कहाँ पे हमारी फॉल्ट कहाँ पे है, कहाँ गड़बड़ है। पहली बात तो ये कि उन्होंने मुस्लिम अक्सरियत सूबे थे उनके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट किया, जो वहाँ के प्रीमियर थे, जो वज़राए आला थे, उनके साथ दोस्तियाँ की, उनको इकट्ठा किया और एक जो है वो सिकंदर जिन्ना पैक्ट और जितने भी मुस्लिम सूबे थे वहाँ पे वो आए और उन्होंने कायद आज़म के साथ हाथ मिलाया। सबसे बड़ा ये तो ये। दूसरा ये था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दुनिया की कोई तहरीक नौजवानों के बगैर तो चली नहीं।
अब नौजवानों पे जो है वो किस तरह से फोकस किया जाए। इससे पहले थोड़ा सा लिटिल भी पीछे जाऊंगी। सर सैयद अहमद खान का ये ख्याल था कि पॉलिटिक्स में स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, फोकस अपनी एजुकेशन पे करना चाहिए, बिल्कुल ठीक था। 100%। वो उस जो सिनेरियो था 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, वो बिल्कुल ठीक था और उसको फॉलो किया गया। एक ज़माने तक मुसलमान भी और स्टूडेंट भी पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन 20वीं सदी जब शुरू हुई तो ये तो बड़ी ज़रूरी बात थी कि स्टूडेंट आए। उसमें पहला क्रेडिट मैं देती हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, जिनकी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों के मुताबिक। चूँकि बात कायद आज़म पे हो रही है, वापस आते हैं। कायद आज़म ने 1937 की मुस्लिम लीग की नाकामी के बाद स्टूडेंट्स को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की और 1938 में स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से एक फेडरेशन बनाएगी, एक एसोसिएशन बनाएगी और उसमें स्टूडेंट जो है वो उनको जो है वो धड़ वो आए स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने आगे तहरीक का काम संभाला और मुस्लिम लीग को जो है पॉपुलराइज किया। 37 के बाद बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग पॉपुलराइज हुई, कायद ने किया स्टूडेंट्स का जो है वो, और स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स में जो है वो किया। तो हम देखते हैं कि 1937 से 1940 ये जो 2.5-3 साल का जो अरसा है, इसमें मुस्लिम लीग इतनी पॉपुलर हुई है कि फिर 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन इसी लाहौर में हुआ जहाँ पे कि फेडरेशन बन रही क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, ख़वातीन, मोहतरमा फातिमा जिन्ना तो अपनी जगह, लेकिन कायद ने ख़वातीन को भी इंगेज किया और उनको इनकरेज किया, क्योंकि वो रिकग्नाइज करते थे अगर एक मुल्क में 50% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, इवन दो लोग चाहते हैं कि उनको इग्नोर किया जाए, लेकिन आप बीइंग अ फॉरवर्ड थिंकर एंड बीइंग अ मॉडर्न थिंकिंग का इंसान, आपने इनकरेज किया। देखिए, मैं अपनी उस बात वक्त का तो गोरे नहीं इतनी फ्रीडम देते थे ख़वातीन को। ऐसे ही अपनी बात का आगाज़ डॉक्टर साहिबा की बात से ही करूँगा कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को असर नौ मुरतब किया, मुनज़्ज़म किया और इसको एक मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, महदूद जगह पर इनकी मीटिंग्स इजलास होते थे, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया एक पब्लिक में। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अब जब इसको रीऑर्गेनाइज़ किया तो उसमें ज़ाहिर है कि नौजवान भी, ख़वातीन भी इसका हिस्सा बने। और आप देखें कि 1940 की जो रेजोल्यूशन का जिक्र हो रहा है उसमें ख़वातीन को भी स्टेज पर जगह दी गई और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ सूबों की तरफ से लोगों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, इसको सेकंड किया। तो ख़वातीन की नुमाइंदगी भी बाकायदा तौर पर रखी गई और उसमें जो अमजदी बानो बेगम थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अहलिया, वो बाकायदा तौर पर स्टेज में आई और उन्होंने ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते हुए कहा जी कि हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और इसकी पूरी तरह हमायत करते हैं। और फिर आप आगे देखें कि मुस्लिम लीग का जो पैगाम है 40 से लेकर 47 तक, ये जो आखिरी 7 साल हैं जिसको हम बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक पाकिस्तान का दौर कहते हैं। इससे पहले ज़ाहिर है कि और तरह की स्ट्रगल थी, लेकिन इसको हम बाज़ाब्ता और बाकायदा तहरीक पाकिस्तान का दौर कहते हैं। इसमें ख़वातीन ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुँचाया। उस वक्त तो इस तरह के कम्युनिकेशन टूल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और एक्स वगैरह नहीं थे, लेकिन क्या था, एक नौजवान जो था वो कायद का पैगाम, मुस्लिम लीग का पैगाम लेकर दूर दराज इलाकों में घर घर, और उसमें ज़ाहिर है कि ख़वातीन भी शामिल थीं। ख़वातीन ने कन्विंस किया अपनी फैमिलीज़ को कि ये जो शख्स बात कर रहा है, ये जिसके बारे में बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। और ख़वातीन फिर लीडिंग रोल में भी आई। और आप देखें फातिमा जिन्ना का जिक्र आपने खुद किया, किस तरह वो जलसों में कायद आज़म को असिस्ट करती थी। सिर्फ मैडम नहीं, देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी जगह, लेकिन उनके साथ एक अनगिनत ख़वातीन हैं अनगिनत जो साथ थी। बट ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह हम कायद की जी, हमेशा बात करते हैं, तो जब कायद की बात आती है तो फिर और किसी की बात भी नहीं की जाती। उसी तरह मोहतरमा की जब बात करते हैं तो उनकी बात के बाद बाकियों का रोल बड़ा था, लेकिन उन जितना नहीं। तो याद रखना है कि ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है ख़वातीन का, नौजवानों का। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान इस वक्त एक खुदा की तरफ से ये नेमत है कि यहाँ एक बहुत बड़ी जो आबादी का हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये एक ब्लेसिंग है। नौजवान किसी भी कौम का, मुल्क का सरमाया होते हैं, फ्यूचर होते हैं। तो उस वक्त भी कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कहा कि जी आप अपना एक स्टूडेंट विंग बनाएं, जिसमें फिर MSF और MSF का जिक्र मैडम ने किया और MSF ने जिस तरह कायद आज़म का पैगाम घर घर पहुँचाया। और बाद में भी आप देखें कि जो मुस्लिम लीग के नौजवान थे वो इस तहरीक को लेकर बलूचिस्तान गए, खैबर पख्तूनख्वा गए, वो सिंध के दूर दराज इलाकों में गए, पंजाब के दही इलाकों में गए और उन्होंने इस जमात को एक्टिव कर दिया।
जिससे ये आज़ादी का जो था मिशन वो पाए तकमील तक पहुंचा। क्योंकि अब हम शो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, तो आप दोनों का पैगाम भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एक सवाल, क्या हम कायद के पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या ये कायद का पाकिस्तान है? जी मैडम, आपका पैगाम और इस सवाल का जवाब। देखिए, ये तो अल्लाह ताला की हम पे कोई ख़ास नेमत है और कायद आज़म का जितना भी शुक्र अदा करें, मतलब जहाँ और बहुत सारे शुक्र हम पे वाजिब हैं, उसमें कायद आज़म का भी जो है वो मेरा ख्याल है हमें शुक्रिया ज़रूर रोज़ अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद मुल्क में, मैं और आप हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और ये उनसे पूछे जिन्होंने वो वाला पीरियड देखा जब वो ग़ुलाम भी थे, ये उनसे आज़ादी की, उनसे पूछे कि क्या आज़ाद होना क्या होता है। कायद आज़म ने जैसा पाकिस्तान सोचा था ऑब्वियसली वैसा तो नहीं है, उसकी वजह हम खुद ही हैं। कायद आज़म ने जो हमें सबक दिया, इत्तेहाद, हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम मुख्तलिफ जो है वो सेक्शन में बटे हुए हैं, फ़िरका परस्ती में हैं, ये बिल्कुल कायद आज़म ने कभी नहीं सोचा था और ना ऐसा लेसन दिया, नस्ल, ना मजहब, हर चीज में बिल्कुल। हमने तो अपने स्प्लिट्स बनाए कायद हैं। आज़म ने जो और विद इन रिलीजन आपने जी, स्प्लिट्स within बनाए religion, हैं। हाँ, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम, ये जो कायद आज़म ने हमें इतनी खूबसूरत जो बात, मुत्तहिद होने का वक्त है, मुत्तहिद होना चाहिए। देखिए, जब तक अफराद जो है वो कौम बनती है, एक एक बंदा जहाँ जहाँ पे हम हैं, वहाँ वहाँ पे जो जो कर रहे हैं, मैं आप हम सब लोग, मैं उस्ताद हूँ तो मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है ये कि मैं अपने स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनकी जो है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग करूँ। तालीम है, तरबियत नहीं है। रोने की बट बात तो मैडम ये, वही वाली बात है ना, हर बंदा अपना रोल सिर्फ अदा अपना अपना रोल करे। टीचर टीच करे और अच्छे पैगाम दे, उनकी तरबियत, उनमें भी बिल्कुल। तरबियत का एक अमल आता है, लेकिन तरबियत घर से शुरू होती है। आप जब घर पे ही दकियानूसी और नेगेटिव बातें लोगों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो वो वही चीज़ें आगे लेके बढ़ेंगे। इसीलिए हम इस प्रोग्राम पे कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद लोग बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये शायद कही हुई बातें थी, लेकिन उसके पीछे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, हम उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माएँ और बाप अगर घरों में जिम्मेदारियां अपनी उठाएं, आप अच्छे सिटीजन्स को दुनिया के लिए प्रोड्यूस करें। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ पढ़ाई के रोबोट्स बना रहे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो पैसे बहुत कमा ले, और भाई अच्छा इंसान नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। जी सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सवाल है कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे और आज हम क्या उस पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसका पहले हिस्से का तो जवाब ये है कि कायद आज़म एक फ़लाही रियासत चाहते थे। ना वो सेकुलर रियासत चाहते थे, ना वो कोई बहुत इंतहापसंद मजहबी रियासत चाहते थे, वो एक फ़लाही रियासत चाहते थे। और फ़लाही रियासत क्या होती है? जिसमें तमाम शहरियों को यकसा हकूक़ हासिल हों, तमाम इदारे आइन के तहत अपना रोल प्ले करें। तो क्या हम कायद आज़म के पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव और इसका बेनेवलेंट आस्पेक्ट देखना चाहिए। हमने कायद की बहुत सारी तालीमात को ऑन भी किया है, लेकिन अभी हमें बहसीयत कौम बहुत सारी चीज़ों पर अमल दरामद करना बाकी है। जिस तरह मैडम ने बात की, कायद का जो पैगाम था इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, अगर हम अपनी सफ़ों में डिसिप्लिन पैदा करेंगे, हम बाकायदा तौर पर एक हजूम से निकल कर कौम की शक्ल इख्तियार करेंगे और हमारा जो एक मुत्तहिद होने का सफ़र है वो जब पाए तकमील को पहुँचेगा तो यकीनन हम उस कौम का रूप धार लेंगे और कायद के विजन को आगे बढ़ाएंगे। कौमों की ज़िंदगी में 70-75 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन अगर हम कायद के विजन को सामने रखते हुए जो अपनी अपनी हैसियत में, चाहे वो तालिब इल्म हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सियासतदान हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, कोई भी हैं, वो एक कौम का जो फ़र्ज़ है, कौमी शहरी होने के नाते अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए। तो मेरा ख्याल है कि जब हम एक तंजीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो कायद का जो विजन है उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स अपने शो को कंक्लूड करेंगे। आप सबको कायद आज़म डे, कायद की यौम पैदाइश बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे मसीही भाइयों को मेरी क्रिसमस। आप अपना आज का दिन खुशियों के साथ, फ्रीडम के साथ एंजॉय करें, और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं उनकी अगर खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं तो ज़रूर बने, नहीं बन सकते तो कम से कम उनके लिए कोई हिंड्रेंस या प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से, अपने मज़हब को अपने अंदाज से फॉलो करे, और हमारा राइट नहीं बनता एज़ मुस्लिम्स और हिंदूज़ और पारसीज़ कि हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को किसी तरीके से तकलीफ़ पहुंचाएं। सो मेरी क्रिसमस टू ऑल द क्रिश्चियंस आउट देयर, एंड
फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद।